Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. So without wasting a single moment, let's begin. देखिए, आज के वर्ड्स को डिस्कस करने से पहले कल जो मैंने आपसे ईडियम बेस्ड एक MCQ पूछा था वो डिस्कस कर लेते हैं. हेल्सियन डेज. अब देखो, मुझे लगा कि ज़्यादातर लोगों का गलत होगा, बट वाओ, गुड जॉब, कुडोस टू यू गाइस. इसका आई थिंक 80 या 90% लोगों ने इसका आंसर सही दिया. पीसफुल डेज इज़ द आंसर. अब हम अच्छे से इस ईडियम को समझते हैं, इसका ओरिजिन समझते हैं, ताकि एक स्टोरी की तरह माइंड में बस जाए और कभी भी किसी भी तरह के एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्म में आए हम इसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्सियन डेज का अर्थ सिर्फ पीसफुल डेज नहीं होता. एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है खुशहाल और शांतिपूर्ण दिनों का. अब हेल्सियन डेज क्यों, इसकी कहानी क्या है? देखो, प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी में मानते थे कि एक हेल्सियन नाम की चिड़िया होती है. ऑफ कोर्स कोई चिड़िया वैसी थी नहीं, क्योंकि अपने आप में जो उसका डिस्क्रिप्शन है बड़ा ही रूहानी सा है, काफ़ी अनोखा सा डिस्क्रिप्शन है. ऐसी कोई चिड़िया मतलब हो तो नहीं सकती. तो यहाँ पर देखिए, उस जो लेजेंड है हेल्सियन की, वो ये है कि दिसंबर के एक सर्टेन महीने में वो आती थी और एक अपना नेस्ट बसाती थी, घोंसला बसाती थी. और एक कोई समुद्र होता रहा पास में, उसके पास अपना घोंसला बसाती थी और 15 दिन तक उसका घोंसला वहाँ पे रहता रहा, जिसका अफेक्ट इतना एक अलौकिक सा होता था कि जो लहरें होती हैं, जो वेव्स होती हैं समुद्र की, वो शांत हो जाती थी, वातावरण में शांति आ जाती थी, अचानक से मौसम सुनहरा सा हो जाता था. तो लोगों ने तब से उसका नाम रख दिया हेल्सियन डेज. हालांकि आज के ज़माने में हेल्सियन नाम जो है वो यूरोपियन किंगफिशर आपको पता होगा, एक चिड़िया होती है किंगफिशर. वो विजय माल्या वाला किंगफिशर नहीं कर रहा मैं. तो ये जो चिड़िया होती है यूरोपियन किंगफिशर, उनको हेल्सियन कहा जाता है आज के ज़माने में, क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्सियन नाम की ऐसी कोई अलौकिक वेव्स को शांत कर देने वाली, लहरों को शांत करने वाली चिड़िया हो तो नहीं सकती. ठीक है, तो अच्छा, ये एक अपने आप में एक चिड़िया ये हो गई. एक और चिड़िया होती है फिनिक्स. ठीक है, फिनिक्स आपको अगर याद हो, हमने 1 या 1.5 महीने पहले उसको डिस्कस किया था. एक इडियम है, टू राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेज. देखिए, फिनिक्स भी एक बहुत ही प्राचीन लेजेंडरी चिड़िया है. ठीक है, एक हेल्सियन हो गई, एक फिनिक्स हो गई. फिनिक्स में कहानी क्या है? देखिए, फिनिक्स मानते थे कि एक बहुत ही एक जलती हुई मतलब चिड़िया है, बहुत ही उसमें आग लग रही होती थी हर तरफ और वो उड़ती थी. ऑफकोर्स ऐसी कोई चिड़िया हो नहीं सकती, बस एक लेजेंड ही थी. तो कहा जाता था कि एक बार वो इतनी ज़्यादा जल गई कि अपनी ही एशेज़ में वो दब गई, मगर फिर अपनी ही राख में दबने के बावजूद वो उस राख से उठी और फिर उसने शुरू कर दिया. तो टू राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेज़ का अर्थ होता है कि मान लीजिए किसी आदमी के साथ बहुत ही बुरा हुआ. कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी की कोई टांग में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो दिव्यांग हो गया, मतलब उसको और या कोई आंख उसकी चली गई वगैरह, तब भी वो लाइफ में आगे बढ़ता रहा और सक्सेसफुल बना. सो ही रोज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेज. ठीक है, तो दो ये चिड़ियाँ हैं, दोनों से रिलेटेड ये इडियम्स है. एक हेल्सियन हो गई, एक फिनिक्स हो गई. दोनों की दोनों याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, हेल्सियन से रिलेटेड 2 सेंटेंस बता देता हूँ आपको कि कल को आपको इसको यूज़ करना तो आप इसको यूज़ भी कर पाओ. आप कह सकते हो, आई रिकॉल्ड द हेल्सियन डेज ऑफ चाइल्डहुड. ठीक है, पहले तो ये हो गया. दूसरा आप ये भी कह सकते हो, द इन्वेस्टर्स हैड हेल्सियन डेज इन द मिड 90s. हेल्सियन डेज मतलब काफ़ी उस वक्त इकोनॉमी बूम कर रही थी, कमाई खूब ज़्यादा हो रही थी, खुशहाल पीसफुल डेज थे. ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, मार्केट क्रैश हो रही है, CEO अपनी बिल्डिंगों से कूद रहे हैं वगैरह. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, बड़े ही हेल्सियन डेज थे वो. स्पोरैडिक, SPORADIC, स्पोरैडिक. देखिए, स्पोरैडिक को द हिंदू में यूज़ किया है. सम स्पोरैडिक इंसिडेंट्स कैन नॉट एंड शुड नॉट लीड टू ब्रांड एनी सोसाइटी एज रेसिस्ट. तो आपको जैसे पता है, रिसेंटली अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट से लोग इंडिया आते हैं, उनके साथ कुछ रेसिस्ट कुछ इंसिडेंट्स हुए. तो इसी वजह से उनके जो एम्बेसडर हैं, उनके जो एनवॉय हैं इंडिया में, उन्होंने काफ़ी इस पर प्रोटेस्ट किया और काफ़ी इस पर उन्होंने बोला कि ये रेसिस्ट है और इंडियन सोसाइटी को समझना होगा कि उनके अंदर एक वहाँ पे हमारे यहाँ रेसिस्ट प्रॉब्लम है. तो वहाँ पे उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे उन्होंने कहा है कि
कुछ स्पोरैडिक इंसिडेंट्स अगर हो जाते हैं तो उससे आप पूरी सोसाइटी को रेसिस्ट नहीं कह सकते। ये हर देश के लिए है, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो। तो यहाँ पर देखिए, अब आप समझ पा रहे होंगे स्पोरैडिक का मतलब क्या है, मतलब छुटपुट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है रोज रोज हम सुनते हैं कि ब्लैक लोगों पे अटैक हो रहा है, कुछ हो गया वहाँ पे, ऐसा कुछ रोज तो होता है नहीं। ये केसेस कैसे हैं, ये ओकेजनल है, ये इनफ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट मतलब जो लगातार हो, इनफ्रीक्वेंट मतलब उससे इरेगुलर है, पीरियोडिक है, एक सर्टन टाइम में कभी किसी ऑड जगह पे ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसके सेंटेंस, इसका एक सेंटेंस बनाया, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। देयर वर सम स्पोरैडिक इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस। कम्युनल वायलेंस के भी क्या होते हैं, छुटपुट किस्से ही होते हैं, ठीक है। बट बोथ द कम्युनिटीज शोड मैच्योरिटी एंड मेड श्योर द फ्रिंज एलिमेंट्स डोंट सक्सीड इन देयर एम्बिशंस। अच्छा, फ्रिंज आपको याद है, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया मैंने। फ्रिंज आपको अगर याद होगा, ये हमने वर्ड डिस्कस किया था, जो बॉर्डर पे जो लोग होते हैं, मतलब जो मेन स्ट्रीम से हटके होते हैं, थोड़े से मतलब एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग होते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है, कोई भी कम्युनिटी हो, किसी भी मतलब जगह की हो, वहाँ पर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स रहते हैं। तो उन फ्रिंज एलिमेंट्स की वजह से ही कुछ स्पोरैडिक इंसिडेंट्स होते हैं कम्युनल वायलेंस या किसी भी तरीके की वायलेंस के, ठीक है। तो स्पोरैडिक का एंटोनिम क्या होगा, उल्टा। सीधी सी बात है, जो लगातार हो, रेगुलरली हो, कंटिन्यूअल, परसिस्टेंट, रिलेंटलेस, अनरिलेंटिंग, ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ स्पोरैडिक। देखिए अगला शब्द है पैनोरामिक। पैनोरामिक द हिंदू में बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको यूज़ किया है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस टूरिज्म। बेसिकली आपको पता होगा कि जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली सोचा है कि जैसे इलॉन मस्क की कंपनी है ना स्पेस एक्स, वैसे ही वो अपनी एक कंपनी खोलेंगे जो ज़्यादातर फोकस करेगी स्पेस टूरिज्म पे। स्पेस टूरिज्म मतलब कुछ लोगों को स्पेस क्राफ्ट में बिठाया, एटमॉस्फेयर या मतलब ट्रोपोस्फेयर तक ले गए या उससे भी ऊपर ले गए, और उनको कुछ हद तक झलकियाँ दिखा दी स्पेस की, अर्थ की, और मून को करीब से दिखा दिया। अभी तक के लिए यही है, शायद आगे जाके फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म का यही मतलब हो जाएगा कि कुछ लोग एवं छुट्टियों के लिए मार्स में जा रहे हैं, मून में जा रहे हैं। दैट कुड ऑल्सो हैपन। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि वो अमेजोन के जो ओनर है, लिखा है बिलियनियर इज बिल्डिंग अ कमर्शियल एंड टूरिस्ट वेंचर दैट विल टेक पीपल अप फॉर अ पैनोरामिक व्यू फॉर पैनोरामिक व्यूज ऑफ अर्थ। अच्छा, तो सीधी सी बात है, जब आप अंतरिक्ष में होंगे तो धरती का आपको व्यू कैसा दिखेगा, बहुत ही वाइड व्यू दिखेगा, बहुत ही आपको एक बड़ा एक एरियल सा बर्ड्स आई व्यू दिखेगा। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, जब आप चिड़िया जब हवा में उड़ती है तो उसको जो धरती दिखती है वो एक वाइड रेंज में दिखती है, वो बहुत सारी चीज़ें देख पाती है जो हम नहीं देख सकते क्योंकि वो ऊपर से देख रही है। तो जो धरती के ऊपर से जो व्यू होगा धरती का, वो पैनोरामिक व्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस बनाया है, इसका दो सेंटेंस बनाए हैं। द बिल्डिंग ऑफर्स ए वंडरफुल पैनोरामा ऑफ मुंबई। अच्छा, पैनोरामिक जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है, पैनोरामा एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैनोरामा का आपको मतलब बताया, सेम ही अलग अलग उसकी फॉर्म है। तो अगर अब यहाँ पे मैं ये तो लिख नहीं सकता कि द बिल्डिंग ऑफर्स ए वंडरफुल पैनोरामिक ऑफ मुंबई, नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग। मुझे लिखना होगा कि द बिल्डिंग ऑफर्स ए वंडरफुल पैनोरामा ऑफ मुंबई, मतलब एक बहुत ही अच्छा व्यू ऑफर करती है मुंबई का। सीधी सी बात है, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होगी तो टॉप फ्लोर पे आपको एक अच्छा एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, आई विश आई गेट टू सी द पैनोरामिक व्यूज ऑफ अर्थ बिफोर आई डाई। बिल्कुल, ये तो मैंने जेन्युइन एक सेंटेंस बनाया दिल से कि मैं उम्मीद करता हूँ मरने से पहले मुझे भी एक बार स्पेस टूरिज्म इतना डेवलप हो जाए और इतना सस्ता हो जाए कि मेरे जैसे लोग भी अफोर्ड कर पाएँ, ताकि मैं भी एक बार को धरती का पैनोरामिक व्यू देख पाऊँ। सो अब एंटोनिम क्या होगा पैनोरामिक का? सीधी सी बात है, रिस्ट्रिक्टेड। एक तो आपको वाइड, मतलब वाइड स्क्रीन दिख रहा है, बिल्कुल आप पूरी पिक्चर दिख रही है आपको, तो इसका एंटोनिम क्या हुआ? रिस्ट्रिक्टेड, एक बहुत ही आपको सीमित व्यू दिख रहा है, ठीक है। नैरो, लिमिटेड व्यू दिख रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ पैनोरामिक। देखिए अगला शब्द है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल वर्ब के तरह इसको यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूँ, सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर थोड़ा आई पर्सनली बिलीव के वर्ड्स को ऐसे सीखने में मज़ा आता है। मुझे फेसबुक पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर साथ में आर्टिकल्स भी समझा दिया करिए ये वो कैब्स के साथ, तो हमारे और ज़्यादा टाइम बच जाएगा और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं अभी के लिए उसको कुछ प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, मगर मेरे माइंड में है ये बात।
मैं शायद इसको शुरू करूँ आने वाले महीने में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई आइडिया कैसा लगा। सो देखिए यहाँ पर इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। पेप्सी को पुल्ड ए कमर्शियल फीचरिंग मॉडल केंडल जेनर। बेसिकली क्या हुआ, पेप्सी ने ना रिसेंटली एक ऐड लॉन्च करी, तो उसमें एक दिखाया कि अमेरिका में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट को बड़ा कैजुअल सा दिखाया कि लोग नाच गा रहे हैं, आ रहे हैं और पुलिस सामने खड़ी हुई है, स्माइल कर रही है। तो एक कैंडल जेनर नाम की कोई वहाँ पे एक्ट्रेस है या कोई सेलिब्रिटी है पता नहीं, मतलब तो वो क्या करती है कि बाहर आती है बिल्डिंग से और पुलिस वाले को एक पेप्सी का कैन दे देती है, पुलिस वाला स्माइल करता है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ना, लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रिडिक्यूल कर देती है और ट्राइवलाइज कर देती है प्रोटेस्ट को। अच्छा, रिडिक्यूल और इसका मतलब देखिए, रिडिक्यूल का मतलब होता है कि हंसी उड़ाना, एक तरीके से ताना बाना, मॉक करना। तो सीधी सी बात है, कभी आपने प्रोटेस्ट कहीं भी देखा हो, इंडिया में तो खैर लाठी मारते हैं, मगर कोई यूएस वगैरह में भी हो, वहाँ पर भी कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं। जब प्रोटेस्ट होते हैं ना, पुलिस आती है, लोग रगड़े जाते हैं अच्छे से। तो जिस तरीके से उस ऐड में दिखाया ना, तो लोगों को पसंद नहीं आई वो ऐड, इसलिए पेप्सी ने वो ऐड वापस ले ली, उन्होंने उसको हटा लिया टीवी से। तो क्यों हटाया? क्योंकि वो जो ऐड थी वो राइट्स के जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको रिडिक्यूल कर रही थी। और एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, ट्रिवलाइज कर रही थी। अच्छा, ये वर्ड आपको याद होगा, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब छोटी सी बात, कोई मतलब जो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। तो सीधी सी बात है, पहले तो उसको रिडिक्यूल कर रही है, फिर उसको ट्राइवलाइज कर रही है कि एक तरीके से लगे कि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये प्रोटेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा यहाँ पे बैकग्राउंड बता रहा हूँ, थोड़ा आपको याद रखने में आसानी होगी इससे। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेज हैं इसके। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया, ही वॉज रिडिक्यूल्ड फॉर हिज एब्सर्ड थ्योरी। सो रिडिक्यूल जो है इसका ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, रिडिक्यूल्ड का मतलब रिडिक्यूल्ड पास्ट टेंस है रिडिक्यूल का। और उसके अलावा ये भी कह सकते हो, आई डोंट वॉन्ट टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, ठीक है। हंसी का, एक मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता मैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल इन माई क्लास। कोई भी नहीं बनना चाहेगा। अच्छा, फिर रिडिक्यूल का एंटोनिम क्या हो गया? ऑपोजिट, रिस्पेक्ट, प्रेज, ठीक है। सो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है रिडिक्यूल, काफ़ी बार एग्जाम। देखो अगला शब्द है टायरो। टायरो क्या होता है? देखो टायरो होता है एक बिगिनर, एक लर्नर, एक डेब्यूटेंट, एक नौसिखिया, ठीक है। ऑल दीज वर्ड्स ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर सिंपल से मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। आई मे बी अ टायरो टू क्रिकेट, मतलब अभी मैं एक बिगिनर हो सकता हूँ क्रिकेट पे, मगर बहुत ही जल्द आप देखोगे कि मैं एनाइलेट मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। डिस्ट्रॉय मतलब ये नहीं कि फिजिकली डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मेटाफोरिकली डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ बॉलर्स को मेरी अपनी अग्रेसिव बैटिंग से, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो, बिकॉज आई एम ए ट्रायो एट इंग्लिश, मतलब एक बिगिनर हूँ, अभी नौसिखिया हूँ इंग्लिश में, तो बोलने से पहले 2 बार माइंड में सोचता हूँ कि सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंटोनिम है काफ़ी इसके। सीधी सी बात है, टायरो मतलब बिगिनर, लर्नर, नोवाइस, डेब्यूटेंट, नौसिखिया। तो इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? वेटरन, एक्सपीरियंस, कोई एक्सपर्ट हो, कोई मास्टर हो किसी सब्जेक्ट का, ठीक है। देखिए अगला शब्द है एफिजी। एफिजी एफिजी देखो, इंडिया में तो आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई हमारी क्रिकेट टीम, अब तो खैर कम हो गया है, पहले बहुत होता रहा ये, आई थिंक आज से 7-8 साल पहले बहुत ज़्यादा होता रहा। अगर हमारी क्रिकेट टीम हार जाती थी, कोई बड़ा मैच हार जाती थी, खासकर कोई बड़ी टीम के खिलाफ, तो उनका क्या करते रहे, पुतले जलाते रहे उनके, ठीक है। वापस जब वो आ रहे होते रहे इंडिया, उनके पुतले जलाए जाते थे। तो पुतले की जो इंग्लिश होती है वो क्या होगी? जो जलाया जा रहा है पुतला, उसकी इंग्लिश एफिजी। तो उन क्रिकेटर्स के क्या जलाते थे? हम एफिजी जलाते थे, ठीक है। अब नेताओं के भी जलते हैं, या फिर किसी ने कोई कंट्रोवर्शियल बात कह दी, ठीक है, तो जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है वो उस आदमी की एफिजी जलाते हैं। तो एफिजी मतलब एक रफली मेड मॉडल होता है जिसको बनाया जाता है उसको डैमेज करने के लिए किसी प्रोटेस्ट में, ठीक है। पुतला कह लो, ठीक है, ये स्कल्पचर सा, ठीक है, मॉडल डमी, ठीक है, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एफिजी। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की एफिजी को जलाया गया एक बहुत ही बड़े क्राउड द्वारा पाकिस्तान में, क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। जब आप कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे तो चांसेस हैं कि लोग आपके प्रति अपना डिस्प्लेजर दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में अब तो थोड़ा कम हो रहा है, मगर अभी भी काफ़ी जगहों पर लोगों को अपनी नाराज़गी दिखानी होती है, तो क्या करते हैं, उस बंदे का एक एफिजी तैयार करते हैं
और उसको फूंक देते हैं, जला देते हैं उसको। देखो अगला शब्द है कैवल। कैवल वर्ब है। कैवल का देखिए अर्थ होता है कि किसी चीज़ में दोष ढूंढना, उसमें फॉल्ट्स ढूंढना कि उसमें क्या कमियां है, कंप्लेन करना। सीधी सी बात है, मैं किसी चीज़ में फॉल्ट्स ढूंढूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लेन ही कर रहा हूँ यार ये थोड़ी और ब्राइट हो सकती थी, थोड़ी और स्लिम हो सकती थी, या जो भी कह लो, ठीक है। तो उसका खूब सारा होता है वाइन, ठीक है, क्विबल अबाउट, निगल अबाउट, ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स या फ्रेजल वर्ब एक तरीके से हैं जो रिलेट करते हैं कैवल से। तो कैवल के यहाँ पे 2 सेंटेंसेज हैं, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट कैवल अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स राइट नाउ। जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है उसके बारे में उनके दोष मत ढूंढो, उनमें फॉल्ट्स मत निकालो उनके, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो अब थोड़ी देर हो सकती है, अब थोड़ी देर हो चुकी है दोष निकालने में, क्योंकि प्रोजेक्ट अब ख़त्म हो चुका है। तो जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो तब उसमें मैं दोष निकालूँ तो क्या कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि अब कुछ चेंजेस करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो एंटोनिम क्या होंगे कैवल के? सीधी सी बात है, अपलॉड करना, कमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, वाह क्या चीज़ बनाई है, बहुत बढ़िया है, कुछ फ्लॉ ही नहीं है इसमें, तो प्रेज करना, ठीक है, अप्रूव करना। देखिए अगला शब्द है लैकोनिक। लैकोनिक एडजेक्टिव है। देखिए लैकोनिक का अर्थ होता है बहुत ही ब्रीफ, छोटा, इकोनॉमिकल। ज़्यादातर लैकोनिक को यूज़ करते हैं किसी स्पीच के लिए, किसी किताब के लिए, किसी के राइटिंग स्टाइल के लिए, ठीक है। तो लैकोनिक बंदा मत बोलिएगा, फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। या लैकोनिक कुछ और मतलब होता है ना, अनोखी जगह मत फिट कर देना। ज़्यादातर जो 3 जो मैंने आपको बातें बताई हैं ना, वहीं पे ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो हिज लैकोनिक स्पीच सजेस्टेड दैट ही डिडंट नो मच अबाउट द सब्जेक्ट। तो किसी सब्जेक्ट पे किसी को बोलना हो तो उसकी लैकोनिक सी स्पीच हो, मतलब जो मैं स्पीच देता हूँ, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उससे उल्टी हो, तो मतलब उसको ज़रा जानकारी नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आपके पास बोलने के लिए ज़्यादा मटीरियल नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हो हमारे प्रोफेसर का जो स्पीच होता है, सॉरी लेक्चर जो होता है, वो लैकोनिक नहीं होता, छोटा नहीं होता, मतलब काफ़ी लंबा होता है, इसलिए हमको 30 मिनट एक्स्ट्रा हमको वहाँ पे बिताने पड़ते हैं। तो लैकोनिक का उल्टा क्या होगा? सीधी सी बात है, ये लैक्वेशियस, ये मतलब टॉकेटिव, ठीक है, लॉन्ग विंडेड वगैरह, ठीक है। ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ लैकोनिक। आगे देखो एक ईडीएम बेस्ड एमसीक्यू है, काफ़ी अच्छा। आप लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा, थक गया बोल बोल के मैं। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो प्लेइंग टू द गैलरी है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है हिंट के लिए, ठीक है। सो आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस थोड़ी सी ट्रिकी हैं। मुझे फीलिंग आ रही है कि 30% लोग गलत करेंगे इसको, अगर वो गूगल का इस्तेमाल नहीं करते। बाकी गूगल भाई साहब बीच में आ जाएंगे तो मैं क्या कर लूँगा, ठीक है। तो बिना गूगल का इस्तेमाल करे एक बार अटैम्प्ट करना, क्योंकि कल हमने इसको डिस्कस करना ही करना है। सो हैव नो फियर, आई एम हियर, क्रिस्टल क्लियर, राइम करता है। एनीवे, सो दीज आर ऑल दी वर्ड्स ऑफ द डे। अब टास्क ऑफ द डे की तरफ चलते। फाइनली देखिए टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है हेल्सियन डेज पर। तो आपको पता लगेगा होगा कि इस पे ही पूछेगा ही आज, तो इस पे सेंटेंस बनाइए, और बाकी वर्ड्स पे भी बना सकते हैं इफ़ यू फील लाइक इट, एंड हेल्प ईच अदर आउट। जो भी लोग सेंटेंस बना रहे हैं, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सेंटेंसेस को रिव्यू करने का। एंड अगर आप बिल्कुल कॉय हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ना सेंटेंस रिव्यू करने का मन कर रहा है, ना सेंटेंस बनाने का मन कर रहा है, तो कम से कम जो लोग सेंटेंस बना रहे हैं उनको एक अपवोट दे दीजिए, उनको एक लाइक दे दीजिए, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और वो बढ़िया सेंटेंस बनाते रहे। अगर वो करने का भी मन नहीं कर रहा, साइन इन नहीं है या जो भी है आपका, तो कम से कम सेंटेंस पढ़ लेना, आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो।